बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करेंगे, जिसके फर्स्ट टॉपिक यानी बायोलॉजिकल मेथड को हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर के सेकंड टॉपिक की स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे मलेरिया। तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। मलेरिया के टॉपिक में हम 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इसके काजेज़ क्या हैं, और सेकंड में हम ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया देखेंगे। ये बहुत इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, इसलिए इस पूरे लेक्चर को आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। मैंने इस सारे टॉपिक की मेन हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, और ये सारा टॉपिक हम एक स्टोरी की शक्ल में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी लगे। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर तो एग्ज़ाम में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में बताएंगे, फिर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि पुराने ज़माने में लोग इसके बारे में क्या क्या सोचते थे और कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या क्या बताया, और फिर हम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले देखें कि वी नो मलेरिया इज़ ए कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये तो हमने मलेरिया के बारे में बता दिया। अब हम बताएंगे इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। नाउ इन दिस टॉपिक वी विल गो थ्रू द स्टडी हाउ बायोलॉजी सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि मलेरिया हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब बायोलॉजी के ज़रिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें क्या क्या देखेंगे। इसमें हमारा कंसर्न होगा कंसर्निंग द काज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, यानी क्या क्या इसकी वजूहात हैं और कैसे ये ट्रांसमिट करेगा। अब हम 2000 साल पहले की स्टडी को अगर देखें तो हम देखेंगे कि 2000 साल पहले लोग इसके बारे में क्या ख्याल रखते थे। अब यहाँ वर्ड है एंशियंट टाइम्स। इसका मतलब है कदीम ज़माना जो है, यानी पुराना ज़माना। अब फर्स्ट लाइन है कि आल फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया, यानी सारे जो इलाज करने वाले मुआलिज जो थे उन सबको पता था कि मलेरिया क्या है। अब वो मलेरिया की डेफिनेशन कैसे करते थे। दे डिस्क्राइब इट एज ए डिजीज़ ऑफ चिल एंड रिकरिंग अटैक। अब चिल जो है उसका मतलब है कि ठंड लगना, सर्दी लगना, और रिकरिंग का मतलब है बार बार, और रिकरिंग अटैक मीन कि बार बार इसका अटैक होगा। मैं आपको इन वर्ड्स की मीनिंग इसलिए बताती हूँ कि 9th क्लास में अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें अक्सर लफ्ज़ों के मतलब का पता ही नहीं होता, तो इसलिए उन्हें उस टॉपिक की समझ भी नहीं आती। कुछ बच्चों को इसीलिए बायो जो है वो स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगती है और वो अक्सर इसको छोड़ने का भी सोचते हैं, और कुछ लोग बायो को इसी वजह से छोड़ भी देते हैं। लेकिन मेरे तमाम लेक्चर्स में आप लोगों की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को मीनिंग्स भी बताऊंगी, इजी डेफिनेशंस भी बताऊंगी, और बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगी ताकि लेक्चर सुनते सुनते ही आपको समझ आ जाए। अब देखें कि पुराने ज़माने के लोग मलेरिया की डेफिनेशन कैसे करते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ चिल एंड रिकरिंग अटैक, और फिर वो क्या ऑब्ज़र्व करते थे। दे आल्सो ऑब्ज़र्व दैट द डिजीज़ वाज मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शिस एरियाज़, यानी कि उन लोगों में ज़्यादा कॉमन था मलेरिया जो लो एरियाज़ और मार्शिस एरियाज़ में रहते थे। मार्शी एरियाज़ का मतलब है दलदली इलाका। अब जो दलदल है ये किसको कहते हैं कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो नरम हो जाती है। इसमें ऐसा होता है कि अगर इंसान उस एरिया पर या कोई भी जानवर कोई भी उस एरिया के अंदर पाँव भी रखे ना तो वो अंदर चला जाएगा उसके। अब नेक्स्ट उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया जो खड़ा पानी था, यानी स्टेगनेट वाटर, इसका मतलब है खड़ा पानी, ऑफ मार्स्ट, उस मार्स्ट का जो खड़ा पानी था वो पॉइजन द एयर, यानी उसने
एयर जो थी उसको पॉइजन किया हुआ था, यानी जहरीला किया हुआ था। एंड ब्रीथिंग इन द बैड एयर पीपल गेट मलेरिया। आपको पता है जो पानी खड़ा रहे उसमें से फिर स्मेल भी आती है। इसका ये मतलब हुआ कि वो लोग जो मार्शी एरिया में रह रहे थे, यानी जो उस बैड एयर में सांस लेते थे, उनको मलेरिया हो जाता था। इसी बैड एयर से उन्होंने उसका नाम जो था ऐसे बनाया कि मलेरिया में जो माला वर्ड है उसका मतलब बैड, और एरिया मलेरिया जो एंड पे एरिया आता है उसका मतलब उन्होंने एयर रख दिया, यानी बैड एयर। और ये जो वर्ड थे ना, माला और एरिया, ये इटालियन वर्ड्स थे। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि ये कौन से वर्ड्स थे और वो दो वर्ड्स कौन से थे, उनके मीनिंग्स क्या थे, इसलिए आपने ये अच्छी तरह से याद करना है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग जाते थे, यानी वॉलंटियर जाते थे जो मलेरिया को स्टडी करने के लिए, उन्होंने वो स्टेग्नेंट वाटर को पिया, यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने उस खड़े पानी को पिया, लेकिन दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। स्टेगनेंट वाटर की कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो गई ना, और मार्शिस एरिया की भी, कि इससे मलेरिया नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या स्टडी किया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि 17वीं सेंचुरी में क्या क्या इसके बारे में स्टडी हुई। अब देखें, जो यहाँ पे मैंने एरो लगाए हैं ये आप लोगों को समझाने के लिए है। हर वो टॉपिक जो आपको मुश्किल लगे, या जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हो, या कुछ ऐसी बातें हो, या आगे से आगे बात जो है वो चलती जाए, यानी एक स्टोरी की शक्ल पे हो, तो वहाँ पर आप ऐसे एरो बनाकर उन बातों को याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखें कि 17वीं सेंचुरी न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। अब बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने वहाँ से अमेरिका से यूरोप भेजे, किसके लिए? मेडिसिन्स के लिए, ताकि उसकी मेडिसिन्स बन सकें। ये देखिए इस लाइन की कितनी अच्छी समझ आ रही है। अगर आप ये शायद इंग्लिश पे लिखी होती एक लाइन तो आपको इतनी अच्छी समझ ना आती। अब आगे आपको ब्रीफ सा बताती हूँ कि वहाँ एक था हमारे पास ट्रे, क्यूना क्यूना। जब उन्होंने क्यूना क्यूना की बार को एज अ मेडिसिन यूज़ किया तो वो बुखार के इलाज के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। और एक और बात बताती चलूँ, मलेरिया जो है वो भी एक बुखार ही है जो कि बार बार होता है। और ये जो क्यूना क्यूना है जो अमेरिका से यूरोप आया था, इसकी बार को यूज़ करने से बुखार जो था वो ख़त्म हो गया। अब हमारे माशरे में आजकल क्या हो रहा है, जो चीज़ ज़्यादा सेल हो रही हो, या तो उसे स्टोर कर लिया जाता है या फिर उससे कम क्वालिटी वाली चीज़ को बेचा जाता है, और कम क्वालिटी वाले के पैसे वो उतने ही लेते हैं जितने ज़्यादा क्वालिटी वाली के ले रहे हों। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ कि सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, यानी जो ईमानदार सौदागर नहीं थे, उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट यानी बदल दिया क्यूना क्यूना को, किससे? सिनकोना से। अब जो सिनकोना था वो देखने में बिल्कुल क्यूना क्यूना के ट्री जैसा था। अब लोगों ने क्या किया कि सिनकोना को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बुखार के लिए। लोग तो इस सिनकोना को क्यूना क्यूना ही समझ रहे थे। अब जो रिजल्ट थे वो ये थे कि सिनकोना बार जो था वो मलेरिया के इलाज के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। अब इसकी रीज़न क्या है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिनकोना बार जो है वो क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। अब इसके आंसर में आप ये लिखेंगे कि सिनकोना बार कंटेन्स क्यूनिन दैट इज़ इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग डिजीज़। अब ये तो होगी क्यूना और सिनकोना की स्टोरी। अब आगे देखते हैं कि क्यूना और सिनकोना के 200 साल बाद साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया। अब उन्होंने स्टडी किया कि कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। टाइनी का मतलब स्मॉल, और टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो का मतलब भी स्मॉल होता है, कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की वजह से भी कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो फैलती हैं। अब उन्होंने यहाँ पर उस छोटे से ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट क्या था कि 1878 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवरान। अब वो इस तलाश में था कि मलेरिया जो है उसकी असल वजह क्या है। अब इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उसने ब्लड सैंपल लिया मलेरियल पेशेंट का,
और उस ब्लड सैंपल को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया और उसे छोटी छोटी क्रिएशन नज़र आईं। जैसा कि 200 साल पहले की स्टडी में बताया गया था, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। इसने भी वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखे और उनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया। इसी तरह लेब्रॉन की स्टडी के 200 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने इसी तरह एक्सपेरिमेंट किया। ब्लड सैंपल लिया मलेरियल पेशेंट का, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उससे भी इसी तरह की क्रिएशंस ब्लड में नज़र आई। फिर लेब्रॉन की स्टडी के 300 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने सेम एक्सपेरिमेंट किया और उसने भी ब्लड में सेम क्रिएशंस देखी, जिससे प्लाज्मोडियम का तो 100% कन्फर्म हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि 19वीं सेंचुरी के आखिरी हिस्से में मलेरिया की बहुत सारी वजूहात सामने आईं, जिससे हमें 4 ऑब्जर्वेशंस मिली। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशंस, यानी इन दोनों का आपस में रिलेशन है। देखें एम और एम, मलेरिया एंड मार्शी एरिया, तो आपको ये याद रहेगा। सेकंड था क्यूनीन, जो भी हमने केमिकल पढ़ा था। क्यूनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्यूनीन किस में था? सिनकोना में था क्यूनीन। ये भी ऑब्जर्वेशन हमने पीछे की थी। फिर ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि मार्शिस एरिया का पानी पीने से कुछ भी नहीं होता। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि जब हमने ब्लड सैंपल लिए मलेरियल पेशेंट के, तो हमने उन ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम को देखा। अब पूरी हिस्ट्री से हमने ये 4 ऑब्जर्वेशन हासिल की। इन 4 ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हमने एक हाइपोथेसिस बनाया। अब हाइपोथेसिस क्या था कि एक फ़र्ज़ की गई बात, एक स्टेटमेंट जो कि हमने ख़ुद से एज्यूम करनी है इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए। तो अब यहाँ स्टेटमेंट क्या होगी? प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब हम इस स्टेटमेंट की फर्दर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी तहकीक करेंगे और देखेंगे कि जो हमने बात फ़र्ज़ की है वो ट्रू है या रॉन्ग। अब नेक्स्ट स्टेप होगा डिडक्शंस। ये भी हमारी अपनी राय होगी जो कि हम हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को देखकर ख़ुद से बनाएंगे और इसमें हम इफ़ और देन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं हमारी डिडक्शन क्या होगी। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, देन all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। या आपने एज सच स्टेटमेंट याद कर लेनी है। स्टार्ट में और लास्ट में आपने इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। अब हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ये देखने के लिए कि आया हमारी डिडक्शन ट्रू है या रॉन्ग। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से इसको बताया है। कंट्रोल ग्रुप को समझने के लिए आप बायोलॉजिकल मेथड वाली वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, कंट्रोल ग्रुप में हमने ब्लड सैंपल लिया 100 हेल्दी पर्सनस का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने ब्लड सैंपल लिया 100 मलेरियल पेशेंट का। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जस्ट हमें 100 में से 7 ऐसे हेल्दी पर्सन लगे। बज़ाहिर तो वो हेल्दी थे लेकिन उन्होंने कैरी किया हुआ था प्लाज्मोडियम को। इट्स मीन कि उन्होंने जो प्लाज्मोडियम कैरी किया हुआ था वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, इसलिए उन लोगों में अलामात शो नहीं हो सकी और हमने कह दिया कि वो हेल्दी हैं। अब ये डेफिनेशन है इंक्यूबेशन पीरियड की, ये आपको एग्ज़ाम्स में आ सकती है। डेफिनेशन देखें, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट, यानी कि जब पैरासाइट जिस्म में दाखिल होगा वो पीरियड, एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, और एंट्री के बाद अलामात ज़ाहिर होने तक का पीरियड जो है ना वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब इन सब रिजल्ट से हमें पता लगा कि प्लाज्मोडियम मौजूद है। इट्स मीन हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। यहाँ तक तो हमने फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखी जो ये थी कि मलेरिया का काज क्या था और हमें उसका सलूशन मिल गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। अब सेकंड प्रॉब्लम ये है कि प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट कैसे करता है, वो ब्लड में जाता कैसे है।
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अगेन बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फिर से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब 2 ऑब्जर्वेशन हैं, देखें। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस और ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया। अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये पता लगा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्श वाटर में मौजूद नहीं है, बल्कि इसको कोई कैरी करता है जो कि मार्श वाटर में आता है और उसके साथ वो प्लाज्मोडियम जो है वो कैरी करके ले जाता है। अब 1883 में एक फिजिशियन था A.F.A. किंग। उसने आलमोस्ट 20 ऑब्जर्वेशंस की, जिनमें से 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने बुक में मेंशन की हैं, जिसमें फ़र्स्ट ये था कि वो लोग जो खुली जगह पे सोते हैं उनमें मलेरिया का चांस ज़्यादा था बनिस्बत उन लोगों के जो कि खुली जगह पर नहीं सोते। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी, जो लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस कम थे और जो लोग नेट के बगैर सोते थे उनमें मलेरिया का चांस ज़्यादा था। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी, जो लोग आग के करीब सोते हैं उनमें भी मलेरिया का चांस था ही नहीं। अब इन सारे ऑब्जर्वेशन के बाद हमें मलेरिया को ट्रांसमिट करने वाला मिल ही गया, और वो कौन था? वो था मॉस्कीटो। अब इन ऑब्जर्वेशन के बाद हमने जो हाइपोथेसिस बनाया, हमने जो स्टेटमेंट बनाई, वो ये थी कि मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यानी कि मच्छर जो हैं वो मलेरिया को फैलाने का सबब बनते हैं। अब ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शन को देखते हैं। डिडक्शन देखें कि इफ़ मॉस्कीटो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन, अब 2 चांसेस थे, या तो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोस, या फिर ए मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ए मलेरियल पेशेंट। ये जो रिसर्च वर्क होता है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब इसी में देख लें, जो बायोलॉजी का सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन हमें दी वो A.F.A. किंग ने हमें दी। अब किंग के जाने के बाद किसी और साइंटिस्ट ने इसकी ऑब्जर्वेशन को लिया और उसने उसकी हाइपोथेसिस और डिडक्शंस बना दी। अब देखें, एक्सपेरिमेंट वाली हेडिंग में रोनाल्ड रोज का नेम है। ये एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जिसने इंडिया में उसी किंग की ऑब्जर्वेशन पे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब मलेरिया पे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, आप देखेंगे कि उनमें इन्होंने फ़ीमेल को चूज़ किया है। फ़ीमेल मॉस्किटो को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि उन्हें एग की मैच्योरेशन के लिए मैमल्स और बर्ड्स का ब्लड चाहिए। ये इंफॉर्मेशन पेज नंबर 25 पर बॉक्स में मौजूद है, इसे आप ज़रूर देख लें। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए, उसने लिया फ़ीमेल एनाफोलीज को और उससे मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। अब क्या हुआ कि वो फ़ीमेल जो थी वो मर गई। फ़ीमेल के मरने के बाद रोज़ ने फ़ीमेल मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम की मल्टीप्लिकेशन देखी। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया जिसके पास प्लाज्मोडियम मौजूद था। उसको उसने एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया। इफ़ एक्सपेरिमेंट वाज ट्रू तो क्या होता कि हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता। लेकिन साइंटिस्ट चूँकि ह्यूमन बींग्स पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, इसलिए रोज़ ने स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट किए। अब उसने क्या किया कि एक फ़ीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया और उससे मलेरिया वाली स्पैरो को बाइट करवाया। अब क्या हुआ, कुछ मॉस्किटो मर गए और कुछ ज़िंदा रहे। अब जो मॉस्किटो मर गए उन पर बहुत टाइम स्टडी की गई। उसने देखा कि मॉस्किटो की स्टमक वॉल में प्लाज्मोडियम ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और स्टमक से फिर वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड तक चला गया। अब ये एक्सपेरिमेंट तो उसने किया उन मॉस्किटो पे जो मर गए थे। अब कुछ मॉस्किटो को उसने ज़िंदा रखा। देखें, यहाँ मैंने एरो के थ्रू आप लोगों को समझाने के लिए कितना इजी स्केच बनाया है। हर पॉइंट यहाँ क्लियर है और स्केच के ज़रिए मैंने आपको सारा बताया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए।
अब क्या हुआ, वो मॉस्किटो जो उसने ज़िंदा रखे लेकिन वो इन्फेक्टेड थे, उन्होंने हेल्दी स्पैरो को जब बाइट किया तो चूंकि वो इन्फेक्टेड थे और उनके सलाइवा में प्लाज्मोडियम भी मौजूद था, तो उन्होंने अपने सलाइवा के थ्रू वो प्लाज्मोडियम स्पैरो के ब्लड में एंटर कर दिया। अब जब रोज़ ने उस हेल्दी स्पैरो का ब्लड सैंपल लिया तो उसने उसमें प्लाज्मोडियम को देखा। इट्स मीन कि उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने हेल्दी स्पैरो के ब्लड में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस स्टेटमेंट से तो हमें यही रिज़ल्ट मिलता है कि मॉस्किटो ही हैं जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया को फैलाते हैं। अब एक और इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिसने 1898 में ह्यूमन बींग्स पर एक्सपेरिमेंट किए। अब उसने एक फ़ीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो लिया और एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। उस मॉस्किटो को कुछ दिन रखने के बाद उसने दोबारा उसको एक सेहतमंद इंसान को बाइट करवाया। अब क्या हुआ, वो इंसान बीमार हो गया और उसको मलेरिया हो गया। लिहाजा अब उसे कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो ही है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है और मलेरिया को फैलाता है। ये थी हमारी सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसे हमने बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व किया है। अब आपके पेज नंबर 26 पर 2 बॉक्सेस हैं, उसमें उन्होंने ईचिंग और स्वेलिंग का बताया है। यानी जब मॉस्किटो बाइट करता है तो हमारी स्किन पर स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस भी। तो ये कैसे होती है इसको भी हम देखते हैं। इसका भी मैंने एक स्केच रेडी किया है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसको अब हम देखते हैं कि जब एक फीमेल मॉस्किटो अपने माउथ पार्ट से किसी भी स्किन को पिर्स करती है तो वो वहाँ से ब्लड लेने से पहले थोड़ा सा स्लाइवा जो है वो इंजेक्ट कर देती है। अब वो स्लाइवा जो है वो वहाँ पर ब्लड को क्लोट होने नहीं देता और वहाँ पर एक वेल्ट अपेयर हो जाता है, यानी एक उबार ज़ाहिर हो जाता है। और ये वाउंड का रिएक्शन नहीं है बल्कि एलर्जिकल रिएक्शन है सलाइवा का, जो मॉस्किटो ने सलाइवा इंजेक्ट किया था। इसीलिए उस हिस्से में स्वेलिंग हो जाती है और हमें ईचिंग भी होती है। ये था आज का लेक्चर जो कि बहुत आसान था। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसे इजी लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये एक और लास्ट में इंफॉर्मेशन है, एडिस मॉस्किटो जो कि डेंगू फीवर जो है वो काज करती है, ये भी बॉक्स आपकी बुक में मौजूद हैं। बॉक्सेस आपने लाजमी करने होते हैं सारे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आ गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।